Good morning, ninth class. बच्चों, we are discussing about the natural resources which we get from the nature. Those substances which we get from the nature are called natural resources, जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो हमने काफी सारे टॉपिक कवर किए हैं। आज बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रेन, और मैं एयर पॉल्यूशन के टॉपिक को भी आज दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे रेन के बारे में। बच्चों, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जब वो सनलाइट की वजह से हीट होती है, उनका जो वाटर है वो हीट होता है, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये जो वेपर है ये ऊपर एयर में उठती चली जाती है। जैसे से ये ऊपर जाती है तो ये जो वेपर है, अच्छा, जो डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पर न्यूक्लियस का काम करता है। तो डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर भी वेपर इकट्ठी हो जाती है और ये वेपर ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता है और ये फ्रिज होती चली जाती हैं। और जब जो ये वेपर है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब हैवी हो जाती है, तो दूसरी बात, ये जो वेपर है ये सारी मिलके क्लाउड बनाती है। तो ये जो वेपर हैवी हो जाती है तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम रेन कहते हैं। जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। ओके। और कई बार जो टेम्परेचर है वो इतना लो हो जाता है, इतना रिड्यूस हो जाता है कि स्लीट के फॉर्म में, ओलों के फॉर्म में, बारिश के साथ में ओले गिरते हैं। कई बार जो ठंडी जगह हैं वहां पर तो स्नोफॉल भी होता है। वहां पर क्या होता है बच्चों? स्नोफॉल भी होता है। तो इस तरीके से बच्चों रेनिंग का प्रोसेस पाया जाता है। ओके, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं, फिर उन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। कुछ दो चार चीजें और मैंने ऐड की हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। एयर पॉल्यूटेंट गैसियस पॉल्यूटेंट। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेचुरल, एंड सेकंड है मैन मेड। harmful effects of air pollution, harmful effects of air pollution, harmful effects of air pollution, harmful effects of air pollution. First, respiratory problems. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। बच्चों मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, फिर अपन एक एक चीज जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड
मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सिक्स है स्मोक। Yes. Ninth class, look at the board. We are discussing about the air pollution. Some of the new points we added in this topic. Air, पहले start करते हैं. Air pollution क्या है? किसी भी प्रकार का एयर के अंदर जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो चेंज है, that is called air pollution. The change in air in the terms of physical, chemical and biological is called air pollution. इसे हम क्या कहते हैं? Air pollution कहते हैं. Air pollutants, those substances, those components which affect the air, which disturb the nature of air are called air pollutants. वो सभी components, वो सभी substances जो air को affect करते हैं, so they are the pollutants, air pollutants. तो बच्चों जो air pollutants हैं ये टू टाइप्स के हैं. एक तो है पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि फ्लाई ऐश है, शूट, कालिक को शूट कहते हैं, फ्लाई ऐश है, शूट है, स्मोक है. तो ये पार्टिकुलेट मैटर हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं. सेकंड लेते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट. डिफरेंट हार्मफुल जो गैसेस हैं वो गैसियस पॉल्यूटेंट के फॉर्म में पाई जाती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. तो ये जो गैसेज हैं जो इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से निकलती है, वो एयर को पॉल्यूट करती हैं. नेक्स्ट लेते हैं सोर्सेज. क्या क्या सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के? बच्चों जो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो नेचुरल सोर्सेज और सेकेंड है मैन मेड. नेचुरली मान लो कोई फॉरेस्ट फायर लग गई है, कोई ऐसी डिजास्टर हो गया है, आपदा आ गई है, तो उसकी वजह से जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है. या फिर मैन मेड, मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, या जो डेली यूज के व्हीकल्स हैं उनसे जो स्मोक निकल रहा है, जो गैसेस निकल रही हैं, कोई मशीनरी है, तो ये मैन मेड है. तो मैन मेड सोर्सेज से भी एयर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट लेते हैं हार्मफुल. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. बच्चों एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स में बेटा आप सबसे मैं ये कहूंगा रेगुलर आइए, टाइम पर आइए क्लास में. You should join the class at right time. Okay? चलिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले लेते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. जब बच्चों किसी शहर में, किसी सिटी में जब एयर पॉल्यूटेड होती है तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेज हैं, वो होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, ट्यूबरकुलोसिस है. कई जो लेबर क्लास लोग हैं उनको माइंस के अंदर वर्क करने से जो है एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस हो जाता है, जिसमें जो लंग्स हैं डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं वो, और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है. इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लंग कैंसर तक हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन से. तो ये बच्चों रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ह्यूमंस के अंदर. सेकंड लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. बच्चों आपने न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति ये विंटर, मान लो विंटर के अंदर अपने रूम के अंदर कोई जो कोयला वगैरह है वो जला के, है ना, कोयला या लकड़ी जला के और एज ए हीट प्राप्त करने के लिए उन्होंने जलाया, और पता चला दिन सुबह जब देखा तो सुबह वो व्यक्ति
जो है डेड हो गया। इसका रीजन ये होता है बच्चों कि जब लकड़ी, जब वुड या कोयला या जो कोल है वो पूरी तरीके से जब नॉर्मली जल रहा होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जब कमरा पूरा रूम जो है बंद हो जाता है तो फ्रेश वेंटिलेशन हुआ नहीं, फ्रेश ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है ब्लड के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा है। The affinity of carbon monoxide is more in compared to oxygen with the hemoglobin of the RBC। ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब रूम बंद है, वेंटिलेशन हो नहीं रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ गैस निकल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो फिर ना ब्रीदिंग के साथ में जाएगी और ब्लड के साथ में इकट्ठी होने, आरबीसी के साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा और बेचैनी से या सफोकेशन होने से, दम घुटने से जो है उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है तो वो पहले अटैच होगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बार बार बॉडी में जाने से क्या है कि सफोकेशन होने से, दम घुटने से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट लेते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बच्चों जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ये ओजोन गैस रेगुलर बनती भी रहती है, ठीक है ना। तो और ये क्या करती है, यूवी रेज को इसमें यूज करती है। तो यूवी रेज जब सनलाइट आती है उसमें कई सारी हार्मफुल रेज भी होती है जो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती है ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके उसको एज ए एनर्जी सोर्स काम में लेती है और ओजोन बनता रहता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे से क्या कहते हैं, इसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, तो घरों में जो एसी है, फ्रिज है, इनका यूज बढ़ता जा रहा है, स्पेशली एसी का, एयर कंडीशनर का। तो इनसे बच्चों हार्मफुल गैस निकलती है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, क्लोरो, मैं यहाँ लिख देता हूँ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ऊपर जा रही है एयर में और ओजोन बनने के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि जो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कम होती चली जा रही है। और इसी वजह से क्या आने वाले 50 साल बाद या 100 साल बाद ऐसी कंडीशन हो कि ओजोन में बहुत बड़ा होल हो चुका है। वैसे ओजोन में होल हो चुका है लेकिन ये होल बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ओजोन और ज्यादा डिप्लीट हो जाए और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, वो डायरेक्टली अर्थ पर आने लगे और हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन कैंसर से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो होना शुरू हो जाए। ओके बच्चों, तो एयर पॉल्यूशन के कारण से क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं एसिड रेन। बच्चों जो व्हीकल्स हैं, आप मुंबई कभी गए हो, मुंबई में, चेन्नई में क्या ट्रैफिक बहुत रहता है, दिल्ली में भी ट्रैफिक है, तो कलकत्ता में भी है और जो बड़ी सिटीज हैं, तो वहां पर क्या बहुत सारा जो है एयर, जो धुआं वगैरह जो गाड़ियों से निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेज होती हैं। तो ये गैसेज जब एयर में ऊपर जाती हैं और जब कभी रेनिंग होती है तो बारिश के पानी के साथ में ये डिजोल्व हो गए जो है एसिड बना लेती हैं और एसिड के फॉर्म में वो अर्थ पर आती हैं। इससे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो इससे सॉइल तो पॉल्यूट होती ही है, साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी शुरू हो जाती है। तो एसिड रेन जो है हार्मफुल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि CO2 का और अदर गैसेस का एक जैकेट सा बन रहा है अर्थ के ऊपर। तो इसमें से सनलाइट जो है आ तो जाती है और जो अर्थ है वो वार्म हो जाती है, लेकिन जो एक्सेस हीट है वो इस जैकेट में से बाहर नहीं निकल पाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर, द इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। प्रत्येक हर साल ऐसा हो रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब मैं बात करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वैसे इस चैप्टर के लास्ट में भी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये।
बच्चों जनरली जो ठंडे जो इलाके हैं, आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ठंडे, जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहां प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता, तो वहां कई बार ऐसा जो है अरेंजमेंट किया जाता है कि ग्लास के घर बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं, ग्लास के जैकेट्स बनाए जाते हैं बड़े सारे, और उनमें जो स्पेशल कुछ प्लांट जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वहां उनको ग्रो कराया जाता है। तो उस कांच के घर में से, उस ग्लास के जो ग्लास हाउस में से या जैकेट में से जो सनलाइट है वो आ जाती है, और अंदर का टेम्परेचर जो है वार्म हो जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है उन प्लांट्स को, और वो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। जो एक्सेस हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये नेचुरली भी देखने को मिल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की वजह से जो एक जैकेट बन रहा है अर्थ के ऊपर, तो उसमें से हीट आ तो जाती है, सनलाइट एनर्जी आ तो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और इसी कारण से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट लेते हैं स्मॉग। स्मॉग क्या है, आप दिल्ली में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, आगरा कभी जाएं ठंडे ठंडे दिनों में, यानी कि जनवरी में या दिसंबर में जाएं, तो बच्चों मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि एक दोपहर के 1 बजे तक वहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका रीजन ये है कि पॉल्यूशन का लेवल तो हाई है ही, वहां पर धुआं वगैरह तो खूब है, तो वो कोहरे के साथ में मिक्स होकर स्मॉग बना लेता है, और वो स्मॉग ऐसा हो जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है एयर के अंदर, और बहुत ही थोड़े समय के लिए एकदम क्लियरिटी आती है, फिर वापस से जो है ये जो धुंधलापन शुरू हो जाता है, इसे हम स्मॉग कहते हैं। और इससे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो भी जनरेट होती ही है। तो बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, थर्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, फोर्थ एसिड रेन, फिफ्थ ग्लोबल वार्मिंग, एंड सिक्स्थ है स्मॉग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कम हार्मफुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है ये CO। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, कम हार्मफुल होती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ में RBC के अंदर इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब जनरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले एफिनेट होगी हीमोग्लोबिन के साथ में। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का मतलब ये कि कई बार जो लेबर तबके के जो लोग होते हैं, वो सर्दियों के दिनों में जैसे सामान्य भाषा में जैसे चूल्हा या सिगड़ी कहते हैं, तो उसमें कोयला जला लेते हैं, और वो सोचते हैं कि हम इससे हमें हीट मिलेगी, ठंड नहीं लगेगी, रूम बंद कर लेते हैं और वो चला लेते हैं। अब वेंटिलेशन होता नहीं है, ऑक्सीजन बाहर से फ्रेश मिलती नहीं है, तो थोड़ी देर तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे क्या है, सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाती है, RBC के हीमोग्लोबिन के साथ में एफिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सफोकेशन बढ़ता जाता है, और दम घुटने से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े अब। तो बच्चों एयर पॉल्यूशन को रोकना हो, अगर आप सब जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी लगानी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए कि इंडस्ट्रीज को शहरों से दूर लगाया जाए। इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनरी है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हार्मफुल जो कंपोनेंट हैं, हार्मफुल जो गैसेज हैं, वो कम से कम रिलीज हो। इसके अलावा जो बड़े शहर हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो लोगों को ये चाहिए कि वो अपने जो व्हीकल्स हैं, अपने ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं, उनको सही से रखें, उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं, रेगुलर उसको चेक करें, जिससे क्या हार्मफुल जो गैसेज है कम रिलीज हो उनसे। ठीक है, तो ये सब चीजें करके जो है एयर पॉल्यूशन को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वाटर। चलिए वाटर के अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वाटर,
कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, यस बच्चों। अब नया जो टॉपिक है वाटर है, वाटर डेली लाइफ के लिए, बिना वाटर के लाइफ को हम सोच ही नहीं सकते कि लाइफ पॉसिबल है क्या। हाँ, डेली लाइफ के हमारे जितने भी काम है वो पानी की अवेलेबिलिटी से ही हो पाते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे नहाने का हो, चाहे सफाई हो, चाहे कुछ भी हो, बिना पानी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और शायद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर जरूरी है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 70 जो परसेंट पार्ट है वो वाटर ही है, बाकी जो 28 या 30% पार्ट है वो टेरेस्ट्रियल एरिया है। अब जो 70% वाटर है उसमें भी 97.5% जो है मरीन वाटर है, सी वाटर है, जो पीने योग्य नहीं है, कंज्यूम करने योग्य नहीं है। ओनली 2.5% पार्ट ही ऐसा है जो यूजेबल है, ठीक है। और इस 2.5 में से भी 2% पार्ट ऐसा है जो आइस के फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में पोलर रीजन के अंदर जमा हुआ है, ठीक है। सिर्फ 0.5 या 0.6% पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है डेली यूजेस के लिए, कंजप्शन के लिए, ओके। तो इसलिए बच्चों हमें जरूरी है कि पानी को बचाया जाना चाहिए, पानी को सही से यूज करना चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं कि जब पानी का जो मेन सोर्स है, पानी का जो मेन सोर्स है वो बारिश है बच्चों, रेन वाटर। अच्छा, रेन जो क्लाउड बनते हैं उससे पानी प्योर भी होता है। अगर मान लो कोई पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है, उससे पानी इवेपोरेट हो रहा है तो नेचुरली वो पानी प्योर भी हो गया। तो जो पानी का जो मेन सोर्स है वो रेन वाटर है। जब बारिश का पानी जमीन के ऊपर गिरता है तो वो सॉइल के अंदर, अर्थ की सरफेस के अंदर परकोलेट होता है। क्या होता है? वो परकोलेट होता है और नीचे की लेयर्स में वो परकोलेट होके चला जाता है। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, जो पानी अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। द वाटर अवेलेबल बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो पानी सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर एक पतली फिल्म के रूप में पाया जाता है, एक थिन फिल्म के रूप में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, जो सॉइल पार्टिकल के चारों ओर थिन फिल्म के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं कंबाइंड वाटर। जो पानी सॉइल पार्टिकल्स के साथ में बंधा रहता है, बाउंडेड रहता है, उसे हम कंबाइंड वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो अर्थ लेयर्स में पानी परकोलेट होता चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। तो मेन सोर्स क्या है? रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ओके। हाँ, अब बच्चों प्लांट की जब रूट्स ग्रोथ करती हैं, प्लांट की रूट जब अर्थ में ग्रो करती हैं, तो जिस पानी को वो एब्जॉर्ब करती है वो है कैपिलरी वाटर। वो कौन सा वाटर है? कैपिलरी वाटर है, जो कि अवेलेबल वाटर है प्लांट्स के लिए, ओके। नाइन्थ क्लास आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग टॉपिक कल करेंगे। जो बच्चे लेट आए हैं, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, यू शुड बी ऑन टाइम, एट द राइट टाइम, यू हैव टू बी ज्वाइन द क्लासेस, ओके। 8 o'clock मेरी क्लास होती है, जरूर आप उस समय राइट टाइम पर ही क्लास को ज्वाइन करें। इससे आप पूरा जो है आपको बेनिफिट मिल पाएगा ऑनलाइन क्लासेस का। हाँ, आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी, ओके।